गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कल हमने पढ़ा था इम्यूनिटी के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में, कुछ संक्रमणों के बारे में, और जैसा मैंने आपको बताया था कल कि इम्यूनिटी क्या है, ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध क्षमता है किसी भी होस्ट के द्वारा जो दिखाई जाती है टुवर्ड्स इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा या उसके किसी प्रोडक्ट के द्वारा, टॉक्सिन के द्वारा हुआ हो, तो उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस पावर बॉडी के द्वारा दिखाई जा रही है वो इम्यूनिटी है। बेसिकली ये बेस्ड है, कल भी मैंने आपको बताया था, सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकग्निशन के बारे में। हमारी बॉडी हमारे अपने प्रोटीन्स को और बाहरी प्रोटीन्स को पहचानती है। दैट मीन्स इम्यूनिटी जो है ये रिकग्निशन का और नॉन सेल्फ को मटेरियल के डिस्पोजल का, अगर वो हमारी बॉडी में नॉन सेल्फ मटेरियल एंटर हो जाए तो उसको पहचान कर उसको डिस्पोजल करने का ही एक तरीका है, एक प्रॉपर्टी है। इम्यून रेस्पॉन्स रिएक्शन है बॉडी का अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल, जिसको हम एंटीजन, कल मैंने आपको बताया था एंटीजन कहते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाए, लिविंग फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाए, उसके खिलाफ हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन अगेंस्ट इन्फेक्शन जो कोई प्रोडक्शन है बॉडी का, जो प्रोटेक्शन है, ये एक इसका इम्यूनिटी का केवल एक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाने वाली इम्यूनिटी की। मानव शरीर में मुख्य तौर पर दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जन्मजात प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी उपार्जित प्रतिरक्षा। इनको नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक भी कहा गया है। नॉन स्पेसिफिक मतलब सामान्य प्रतिरक्षा और स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट प्रतिरक्षा। आज हम बात करेंगे पहले इन्नेट इम्यूनिटी की या जन्मजात इम्यूनिटी की, जिसको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कह रहे हैं। ये क्यों आती है? बिकॉज ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साथ में इस इम्यूनिटी को लेके आता है। हमारे जो भी हमारे माता पिता से हमारे अंदर गुणों का संचार होता है, उनके साथ साथ ये इम्यूनिटी भी हमारे अंदर आती है। इसकी जो किसी भी प्रकार के प्रीवियस इन्फेक्शन से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने या पर्टिकुलर वायरस ने हमारे ऊपर, किसी पर्टिकुलर पैथोजन ने हमारी बॉडी पर अटैक किया हो और उसके अटैक के खिलाफ हमारी बॉडी ने कुछ प्रोड्यूस किया हो। इस तरह की कोई चीज़ इन्नेट इम्यूनिटी में नहीं आती है। ये किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के अगेंस्ट पहला लाइन है, डिफेंस सिस्टम का पहला लाइन है। कोई भी इन्फेक्शन जो किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म से या उसके प्रोडक्ट से आया हो तो वो डिजीज़ हमारे अंदर कॉज करे, उससे पहले ये पहली लाइन डिफेंस की जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी होती है। हमारे शरीर में, ह्यूमन बीइंग्स के शरीर में, ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जो है कई तरीक़ों से, कई प्रकार से पाया जाता है। ये फिजिकल बैरियर्स या एनाटॉमिकल बैरियर्स के रूप में पाया जाता है, ये फिजियोलॉजिकल या केमिकल बैरियर्स के रूप में पाया जाता है, ये बायोलॉजिकल बैरियर्स के रूप में भी मिलता है, और कुछ एक जनरल बैरियर्स भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल और केमिकल बैरियर्स की बात करें तो ये इन्फेक्शन से बचाने के लिए पैथोजन की एंट्री को ही रोक देते हैं। पैथोजन आए उससे पहले ये बैरियर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ये कहना चाहिए उनके विरोध के लिए ये बैरियर्स जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है कि वो उसको अंदर ही नहीं आने देंगे। इसमें क्या है? स्किन इंक्लूड है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स इंक्लूड है, हमारी बॉडी में जो कफिंग और स्नेजिंग की पावर पाई जाती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। स्किन हमारी बॉडी पे कवरिंग है जिसके थ्रू जो पैथोजन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अंदर जाने से रुकता है। सिमिलरली म्यूकस मेम्ब्रेन्स हमारे नाक में, मुख पे, जो भी हमारी बॉडी की ओपनिंग्स है वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाई जाती है अंदर। तो म्यूकस जो है वो इन पैथोजन्स को अगर ये आ भी जाएँ तो इनको ख़त्म कर देता है, इनको अपने अंदर लपेट लेता है। कफिंग और स्नेजिंग, खांसना और छींकना भी इसके अंदर इंक्लूड है। जैसा मैंने अभी आपको बोला, जब हम कफ़ करते हैं तो या तो हम उसको कफ़ को थूक देते हैं तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आ गया है वो कफ़ के साथ बाहर चला जाता है, या कई बार निगल भी लेते हैं तो वो हमारे स्टमक में चला जाता है और वहाँ क्योंकि HCl है तो वो उसको ख़त्म कर देता है। स्नेजिंग, जब हम छींकते हैं तो हमारे नाक के अंदर जो भी बाहरी पार्टिकल्स आ गए हैं, जो भी एंटीजन्स आ गए हैं, पहले तो वो बालों में उलझ जाते हैं, म्यूकस से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फिर भी अगर बच जाए तो स्नेजिंग जैसे ही हम छींकते हैं तो वो छींक के साथ बॉडी से बाहर
निकल जाते हैं। स्किन जो है इस प्रकार से एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है। हम जानते हैं कि एपिडर्मिस, डर्मिस और इसकी सबक्यूटेनियस लेयर पाई जाती है। इसमें जो ये बैरियर्स हैं, ये जो इसके जो अलग अलग हिस्से हैं, ये जो बटी हुई है, इनमें डर्मिस और एपिडर्मिस वगैरह में बटी हुई है, ये आगे अंदर उसको नहीं आने देती, पैथोजन को बाहर ही रोक देती है। म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसा मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इट इज़ लाइन्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। इट ब्लॉक्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ इट्स स्टिकी नेचर। क्योंकि इसकी स्टिकी नेचर है तो ये अपने अंदर उसको लपेट लेता है, उसको अपने अंदर चिपका लेता है। इसी प्रकार से कफिंग और स्नीजिंग की बात भी मैंने आपको अभी अभी बताई। फिजियोलॉजिकल या केमिकल बैरियर्स के अंदर जो इंक्लूड है वो जैसे ह्यूमन मिल्क है, इट इज़ वेरी रिच इन एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। तो इसमें लैक्टोफेरेटिन पाया जाता है, न्यूरोमेनिक एसिड पाया जाता है। ये अगेंस्ट द इकोलाई और स्टेफाइलोकोकाई, इनके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं, इनको ये ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिमिलरली जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो हमारा पाचन तंत्र है, वहाँ से कई प्रकार के सिक्रेशंस होते हैं जिनमें भी एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट पाया जाता है। हमारे स्टमक में जैसा हमें पता है HCl पाया जाता है, तो वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट रखता है, एसिडिक माहौल रखता है और उससे एसिडिक माहौल में ये ख़त्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से गैस्ट्रिक जूस में जो HCl है उसके कारण ये ख़त्म हो जाते हैं। नेज़ल सिक्रेशंस जो हैं और सलाइवा जो हैं, उनमें भी क्योंकि सलाइवा के साथ भी एंजाइम्स हैं और ये सब हैं, तो वो इनको ख़त्म करते हैं। इनके अलावा हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक सिस्टम्स भी पाए जाते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रेजेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये भी पैथोजेंस को किल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और डिटेल में हम इनको बाद में पढ़ेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है। सिमिलरली हमारी बॉडी के द्वारा इंटरफेरॉन सिक्रीट किए जाते हैं। बॉडी की जो सेल्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व है, उनके द्वारा इंटरफेरॉन सिक्रीट किए जाते हैं। ये जो इंटरफेरॉन्स हैं ये वायरस को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बायोलॉजिकल बैरियर्स की अगर हम बात करें तो इनमें इंक्लूड किए जाते हैं जो हमारा एक तो न्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम है, जो कि जिसको हम रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम RES कहते हैं। इनमें एंडोसाइटोसिस की, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। ये जो है किसी भी मटेरियल को बाहर से जो आया है एनवायरनमेंट से, उसको अपने अंदर ले लेते हैं, निगल लेते हैं और अंदर जाने के बाद लाइसोसोम उस पर अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, फेगोलाइसोसोम्स बन जाते हैं और ये फेगोलाइसोसोम्स जो है उस पर एक्ट कर उसको ख़त्म कर देते हैं और उसको वेस्ट मटेरियल की तरह बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार बायोलॉजिकल बैरियर्स भी एंडोसाइटोसिस एक्टिविटी के द्वारा इन पर पैथोजेंस पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर जो आ गए हैं उन पर काम करते हैं। जैसा आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये फेगोसोम है और लाइसोसोम से मिलकर फेगोलाइसोसोम बनाती है और फिर ये इसको ख़त्म कर देती है और डिग्रेडेड मटेरियल को अपने बाहर निकाल देती है। इसके अलावा जो जनरल बैरियर्स हैं उन पर एज का और भी कुछ एक दो फैक्टर्स हैं जिनका असर पड़ता है। एज मतलब जो हमारे एक्सट्रीम्स हैं, मतलब बचपन में और बुढ़ापे में जो है इम्यून सिस्टम, वो इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है और हम इन्फेक्शंस के प्रति अधिक ससेप्टेबल हो जाते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। हार्मोन्स का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया हो तो भी इम्यून सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है। हमारी ये जो जनरल इम्यूनिटी है, जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, वो उससे प्रभावित हो जाती है। न्यूट्रिशन का भी अच्छा खासा असर है। अगर हम पूरा प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं है, माल न्यूट्रिशन है, तो उसका भी असर इस पर आता है। एक और बात इसमें इन्वॉल्व है कि ये जो इम्यूनिटी है इसको हम स्पीसीज़ लेवल पर, रेशियल लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर अलग अलग देख सकते हैं। स्पीसीज़ से मतलब है कि कुछ एक इम्यूनिटीज़ ऐसी है क्योंकि आप उस स्पीसीज़ के मेंबर हैं तो पूरी स्पीसीज़ ही उस इम्यूनिटी उसमें उस पर्टिकुलर पैथोजन के प्रति इम्यूनिटी पाई जाएगी और वो पूरी स्पीसीज़ ही उससे ग्रसित नहीं होएगी। जैसे हम लोगों में मम्स पाए जाते हैं कि बीमारी जो है वो कॉमन है, लेकिन ये दूसरे कई एनिमल्स में मम्स की बीमारी नहीं पाई जाती। सिमिलरली जो हम बर्ड्स जो हैं, पक्षी जो हैं, ये टेटनस के प्रति इम्यून होते हैं, इनमें टेटनस नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है वो स्पीसीज़ इम्यूनिटी कहलाती है। फिर विद इन द स्पीसीज़ रेसेस पे भी फ़र्क पड़ता है। एक अलग रेस जो है वो अलग प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो सकती है, लेकिन दूसरी कोई रेस जो कि कॉमन बीमारी है उस स्पीसीज़ की, वो उससे बची हुई भी रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल अल्जीरियन रेस जो है शीप की, भेड़ों की जो अल्जीरियन रेस है वो एंथ्रैक्स के प्रति इम्यून होती है, जबकि एंथ्रैक्स एक कॉमन प्रॉब्लम है इस स्पीसीज़ में, भेड़ों की स्पीसीज़ में।
इंडिविजुअल लेवल पर अगर हमें इम्यूनिटी स्टडी करनी हो तो हम इसमें ट्विंस की हेल्प से ही कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर एक एनिमल का, हर एक प्राणी का, हर एक बच्चे का अपना अलग अलग होता है। लेकिन अगर होमोजाइगस ट्विंस, और ट्विंस दो प्रकार के होते हैं, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस ट्विंस, एक ही उससे बने तो उनको हम होमोजाइगस ट्विंस कहते हैं। मतलब एक ही एग हो या एक ही स्पर्म हो तो उसको हम उसी के दो हिस्से हों, जबकि सिंगल एग और सिंगल स्पर्म यूज़ हुआ हो और उसके दो हिस्से होकर दो इंडिविजुअल बने हों तो उनको हम होमोजाइगस ट्विंस कहते हैं। तो अगर अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करनी है तो हम इन होमोजाइगस ट्विंस में इसकी स्टडी कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि एक स्पेसिफिक लेप्रेसी और टीबी के प्रति ससेप्टिबिलिटी जो है वो होमोजाइगस ट्विंस में भी सिमिलर पाई जाती है। इस प्रकार का कोरिलेशन हेट्रोजाइगस ट्विंस में नहीं पाया जाता है और सिबलिंग्स में भी नहीं पाया जाता कि उन दोनों बीमारियों के प्रति सिमिलर प्रकार की ससेप्टिबिलिटी हो। इसके अलावा अगर हम और कुछ बात करें तो कुछ एक मैकेनिज़म्स हैं इस नॉन स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी के लिए। वो मैकेनिज़म्स जैसा हमने एपिथेलियल सेप्सिस की बात करी, एंटीबैक्टीरियल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इंटरफेरॉन सिस्टम की बात करी, और इसी प्रकार हमने फेगोसाइटिक सेल्स की बात करी। कुछ दो चीज़ और बच जाती है, एक है फीवर और दूसरा है इन्फ्लेमेशन, जो कि इस जनरल बैरियर में या इस जनरल इम्यूनिटी में, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। इन्फ्लेमेशन, कहीं भी टिश्यू इंजरी हो जाए तो वहाँ पर किसी प्रकार का इरिटेशन या किसी प्रकार की रेडनेस और ये सब जो है ये इन्फ्लेमेशन का परिणाम है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म है डिफेंस की। यहाँ पर ब्लड सेल्स कलेक्ट हो जाती है और बहुत अधिक मात्रा में फेगोसाइटिक सेल्स कलेक्ट हो जाती है और वो फाइनली उनको ख़त्म कर देती है। इस वजह से सूजन और लाल हो जाना और ये सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। फीवर इज़ ऑल्सो अ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। फीवर में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है और ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। ये हेल्प करता है पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर। और फीवर जो है हाइपोथैलेमस के एक स्पेसिफिक सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है और इंटरफेरॉन्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे जो वायरस इन्फेक्शन से रिकवरी की रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो कई सारी चीज़ें हैं, ये कई सारे जो बैरियर्स हैं, ये हमें नेचुरली किसी बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस रखते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार से हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, बॉडी तो इन्वॉल्व है लेकिन इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है और हम उनसे बीमारियों से बचाव इनके द्वारा करते हैं। तो ये इम्यूनिटी कहलाती है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। आगे हम बात करेंगे स्पेसिफिक या एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। थैंक यू।